नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के बाद अब 25 नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। उपनल कर्मियों पर एस्मा लगाने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया तानाशाही, कहा संवाद की जगह दमन का रास्ता चुना। डीआईटी यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को नोटिस। उत्तराखंड में एफटीएस सतर्क। ओएनजीसी चौक हादसे में चार्जशीट। रुड़की में आरटीओ की सख्ती। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सीधे आपको ले चलते हैं रुड़की, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे, सुन लेते हैं। करते हुए, दंडवत करते हुए आप सभी को बहुत धन्यवाद करते और हमारी बेटियों को और बेटों को सबको मैं बहुत आज उनके शुभ मंगल कार्य हो रहा है, मंगल कार्य की बधाई देते हुए और अपने प्रिय मुन्ने बच्चों को भी इन सब के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। सभी लोगों का भोजन रहेगा और कुछ मदद कुछ यहाँ और कुछ अदर सामने के नीचे व्यवस्था बनवा दीजिए। वहाँ भोजन और जो सामग्री है इन बच्चों को सामग्री एक पैकेट निकाल के ले आओ। और अब आपको देहरादून से खबर बता देते हैं, जहां पर उत्तराखंड में जंगली जानवरों का आतंक जारी। जंगली जानवरों के हमलों से ग्रामीणों में दहशत। उत्तराखंड कांग्रेस से वन विभाग को घेरा। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष सहित कार्यकर्ताओं ने वन विभाग को घेरा। गेट खोलने को लेकर कांग्रेसी पुलिस के बीच हुई तीखी झड़प। जंगली जानवरों के हमलों से ग्रामीणों में दहशत। प्रदेश अध्यक्ष सहित कार्यकर्ताओं ने वन विभाग को घेरा। जंगली जानवरों के हमलों से ग्रामीण परेशान। उत्तराखंड कांग्रेस ने वन विभाग को घेरा। प्रदेश अध्यक्ष सहित कार्यकर्ताओं ने वन विभाग को घेरा। जंगली जानवरों के हमलों से ग्रामीणों में दहशत। प्रदेश अध्यक्ष सहित कार्यकर्ताओं ने वन विभाग को घेरा। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर बड़कोट नगर पालिका क्षेत्र में पिछले कई दिनों से भीषण जाम की समस्या बेकाबू हो चुकी है, जिसके कारण आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। हालात यह है कि सरुखेत से लेकर बड़कोट दोबाचा तक वाहनों की लंबी कतारें रेंगते हुए नजर आ रही हैं और वाहन घंटों तक एक ही स्थान पर फंसे रहते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि जाम के कारण वो समय पर अपने घरों
और कार्यस्थलों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसमें उनकी रोजमर्रा की गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। इस समस्या की मुख्य वजह रोड चौड़ीकरण का काम है, जिसके चलते रास्ता सकरा हो गया है। इसके अलावा क्षेत्र में शादी ब्याह और मेलों को बढ़ता दबाव भी भीड़ में इजाफा कर रहा है। जगह जगह जाम लगने से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है और वो व्यवस्था सुधारने की मांग कर रहे हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपाधीक्षक ने ट्रैफिक पुलिस और थानाध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से जाम से निजात दिलाने के निर्देश दिए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अनिल रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कुछ जानकारी है? जाम से निजात पाने के लिए लगातार लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल, ऐसी बात करूं, नगर पालिका बनकोट की बात करूं तो यहाँ जो है कई वर्षों से जो है जाम की स्थिति लगातार बनी हुई है। लोग जो है बहुत परेशान हैं। दिन की बात करें या फिर रात्रि की बात करें फिर स्कूल के बच्चों की बात करें या तमाम जो कर्मचारी लोग हैं या तमाम जो है अपने जो है क्योंकि जाम में फंसे रहते तो बिल्कुल जहां उनका गंतव्य है वो बिल्कुल समय पे नहीं पहुंच पाते हैं। जो है लगातार बनकोट में जाम की स्थिति बनी हुई है क्योंकि सड़क चौड़ीकरण न होना सरुखेत से लेकर दुबाटा तक का जो ये एरिया है 4 किलोमीटर का एरिया है और इसमें जो है कई वर्षों से जो है जाम की स्थिति बनी हुई। बात करें दुबाटा से आगे की बात करें या फिर सरुखेत से दूसरी साइड की बात करें तो नगर के दोनों छोर पे भले सड़क चौड़ीकरण है, लेकिन बात करें नगर पालिका बनकोट में सड़क चौड़ीकरण न होना 3 संक्रमण पुल होने का कारण सबसे बड़ा कारण जी है। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें, बनकोट में भीषण जाम से जनजीवन काफी बुरी तरीके से प्रभावित है। लोग सड़क चौड़ीकरण की मांग कर रहे हैं। रोड चौड़ीकरण और शादी ब्याह के कारण बढ़ी समस्या। घंटों फंसे रहने को मजबूर स्थान। और इसी बीच आपको देहरादून से खबर बता देते हैं। देहरादून से खबर, उत्तराखंड में ठंड का कहर जारी। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, मैदान से लेकर पहाड़ तक बढ़ी सूखी ठंड। सूखी ठंड से बीमारी बढ़ने का खतरा, मौसम विभाग ने जानकारी साझा की। सूखी ठंड से बीमारी बढ़ने का खतरा। सुबह और शाम सूखी ठंड कर रही लोगों को परेशान।
मैदान से लेकर पहाड़ तक बढ़ी सूखी ठंड। सूखी ठंड से बीमारी बढ़ने का खतरा, मौसम विभाग ने जानकारी साझा की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, क्या कुछ जानकारी है? उत्तराखंड में लगातार ठंड बढ़ रही है, मौसम विभाग का कहना है कि इस ठंड से बीमारियां भी लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल, जैसे देखिए लगातार ठंड का प्रकोप जो है पहाड़ से लेकर मैदान तक साफ तौर पर देखने को मिलता है और यही वजह है कि लगातार जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी जो है वो लगातार हो रही है। और क्योंकि अब तक की बात करें तो चारों धामों में जो बर्फबारी है वो लगातार हो रही है। इसके साथ साथ जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर सूखी ठंड की वजह से जो है काफी बीमारियों का सामना जो है वो आम जनता को करना पड़ रहा है, चाहे उसमें सर्दी, खांसी, जुकाम, इस तरीके की बीमारियां जो है, इस तरीके के जो पेशेंट हैं वो ज्यादातर इस समय अस्पतालों में नजर आ रहे हैं। और अभी तक की देखिए अगर हम बात करते हैं तो बारिश ना होने की वजह से जो हवा में पोल्यूशन है उसकी मात्रा भी बढ़ चुकी है। अगर देहरादून की बात करें तो एयर क्वालिटी की बात करें, देहरादून की तो राजधानी में ही 100 के पार जो है ये पहुंच चुकी है, यानी कि काफी ज्यादा पॉल्यूशन जो है वो खास तौर से देखने को मिल रहा है। और जो मैदानी क्षेत्र है, चाहे हरिद्वार से जुटे हो या उधम सिंह नगर, काशीपुर, ऐसे इलाके हैं जहां पर सुबह और शाम घना कोहरा जो है वो भी छाने लग गया है। तो इससे अंदाजा लगा सकती है कि आप की जो सर्दी है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और जब तक बारिश अगर नहीं आती तो कहीं ना कहीं इस तरीके की बीमारियां और इस तरीके के पोल्यूशन से जो आम जनता उसको दो चार होना पड़ेगा। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए राजेश जी। और बता दें कि सुबह और शाम सूखी ठंड की वजह से बीमारियों का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बारिश ना होने से धुंध की हवा भी हो रही दूषित। और अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। बड़ी रिवर आप क्रूज चला रहे थे, आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्रूज चलाओ, दुनिया में ले जाओ इन अधिकारियों को। और अगर कभी मौका मिले सरकार को, इन अधिकारियों को ले जाओ, दिखाओ जा करके दुनिया में जो शहर है। अब किसी ने बोल दिया कि गोरखपुर स्पेन है, आपने मान ली, आपने लिखा ही नहीं खिलाफ। आप भी तो कमजोर हो जाते हो कई बार। आस्था के नाम पर आए थे, उसके बाद कारोबारियों की दुकान, कारोबारी जो है उनकी दुकान तोड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि नहीं ये धर्म के साथ है, ना ही जनता के साथ। ये सरकार जाने वाली है, ये जाएगी सरकार। ओनली दाल मंडी, दाल मंडी। जो हो रहा है पूरे यूपी में लगभग, अभी आपने अकबर नगर की बात की, इसके अलावा मेरठ से हुआ तो ये बनारस से हुआ, बनारस में भी दाल मंडी से पहले जो प्लेटफॉर्म है उसके लिए डिमोलिशन किया गया। सवाल ये है कि आप विपक्ष लगातार इस बात को उठा रहा है, मीडिया भी देख रहा है, उसके बाद भी सरकार सुनने तैयार नहीं। ऐसी स्थिति में विकल्प क्या है? मेरठ के व्यापारियों को भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें रिटर्न गिफ्ट दिया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ मिलकर के चुनाव जीता था। और सरकार बनते ही भारतीय जनता पार्टी ने रिटर्न गिफ्ट दे दिया कि वोट दिया है तो अब आपको डेमोलिशन का सामना करना पड़ेगा। जहां तक विकल्प की बात है, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है इनको हराने के लिए। हम लोग हराना चाहते हैं, लड़ाई बड़ी है और तैयारी हम लोग कर ली है। 2024 में भी चुनाव था उनके साथ, जब कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। 25 तारीख को अयोध्या में बड़ा कार्यक्रम है।
और रुख करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड जाप प्रौद्योगिकी परिषद के क्षेत्रीय केंद्र पटवा डांगर में 5वें बायोटेक कॉन्क्लेव के दूसरे दिन वैज्ञानिक किसानों से रूबरू हुए। नैनीताल के पटवा डांगर में आयोजित 5वें बायोटेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर धीर सिंह, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान, जैव प्रौद्योगिकी परिषद निदेशक संजय कुमार ने किसानों और छात्रों को बताया कि जैव E3 नीति का मतलब अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी है और ये नीति देश के आर्थिक प्रगति, पर्यावरण संरक्षण और रोजगार सृजन के लिए जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है और जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, पर्यावरण की रक्षा करना, रोजगार सृजन करना है। इससे कृषि प्रधान व प्रदूषण मुक्त भारत के निर्माण में सहयोग मिलेगा। पटवा डांगर संस्थान के लिए ये एक बड़ी सौभाग्य की बात है और हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारे यहाँ विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ये इसका आयोजन यहाँ पटवा डांगर में, जो 1903 में एस्टेब्लिश हुआ था, इतने समय के बाद इतने बृहद स्तर पर जो यहाँ पर गैदरिंग हुई है, वो बहुत ही एक आगे उत्तराखंड को समृद्ध बनाने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। इस कॉन्क्लेव के माध्यम से हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। उस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में रशिया से, नेपाल से, USA से जो डेलीगेट्स हैं, उन्होंने अपना शोध का जो कार्य है उसको हमारे विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत किया है और उससे उत्तराखंड के जो विद्यार्थी हैं उस शोध को समझने के बाद वो अपना कार्य भी इसी दिशा में वो अच्छा कर सकते हैं, जिससे आगे आने वाले समय में वो वर्ल्ड लेवल की जो शोध की प्रक्रिया है उसमें अपना बढ़ चढ़कर भाग ले सकेंगे। From where? From 1 to 9 and 9 is going to be converted into technology. You just assess what we did first, 1 level, 2 level, 3 level, 7 level and 9. Until unless the हल्द्वानी शहर की तस्वीर बदलने के लिए 241 करोड़ से कार्य योजना शुरू की गई है, जिसमें 3 पानी से नरीमन चौराहे तक और कालू सिद्ध बाबा मंदिर से कटघरिया तक सड़क चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण और रोड वाइडिंग का कार्य किया जा रहा है और इस कार्य योजना को नगर निगम प्रशासन और UUSDA द्वारा अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों ने निरीक्षण कर प्लान बना दिया है। साथ ही सड़क के चौड़ीकरण को लेकर बिजली के वो लाइन को शिफ्ट करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं। देखिए, UUSDA द्वारा हल्द्वानी की जो मुख्य सड़कें हैं, नारीमन से लेकर 3 पानी तक का और कालो सिद्ध मंदिर से लेकर के कटघरिया चौराहे तक का, तो इनको सुधारीकरण के कार्य में लिया गया है और इसमें जितनी भी यूटिलिटी शिफ्टिंग है उनको चिन्हित किया जा रहा है और संबंधित विभागों को ये निर्देशित किया जा रहा है कि इस संबंध में अपना शिफ्टिंग का आंकलन प्रस्तुत करें और शीघ्रातिशीघ्र इन यूटिलिटीज़ को शिफ्टिंग करने का कार्य करें। नैनीताल जिले के प्रेशर हॉर्न के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। SSP नैनीताल डॉक्टर मंजूराज TC के सख्त निर्देश पर पुलिस और CPO की टीमों द्वारा ने हल्द्वानी में सघन अभियान चलाया। इस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करने वाले 47 वाहन चालकों के चालान किए गए और उनमें 47,000 रुपए संयोजन शुल्क वसूला गया है। चेकिंग के दौरान छोटे बड़े सभी वाहनों से प्रेशर हॉर्न मौके पर ही उतरवाकर जब्त किए गए हैं। निश्चित रूप से ये जो प्रेशर हॉर्न है ये MB एक्ट के अंतर्गत ये अलाउड नहीं है इसमें, और इससे न केवल ध्वनि प्रदूषण होता है बल्कि अचानक से पीछे से हॉर्न की तेज आवाज़ आने से सामने वाला जो चालक है वो कभी चौंक भी जाता है, उसकी वजह से भी एक्सीडेंट होते हैं। तो इन्हीं चीज़ों के दृष्टिगत जो है इनको पूर्णतः यहाँ प्रतिबंधित किया गया है और इसमें हम लोग जो है अभियान चला रहे हैं इनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए। और पहले चरण में जिन वाहनों के द्वारा इनका प्रयोग किया गया उनके विरुद्ध हमारे टीम के द्वारा इसमें विधिक कार्रवाई इसमें की गई है, चालान किए गए हैं उनके। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो ऑटो पार्ट के डीलर्स हैं, जो सेलर्स हैं, जो अनाधिकृत रूप से ये जो हॉर्न्स को बेच रहे हैं, उनके विरुद्ध भी हम लोग जल्दी कार्रवाई करेंगे। हरिद्वार के रुड़की पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जीवनदीप आश्रम में जोरदार स्वागत किया गया है। अपनी पत्नी गीता धामी के साथ पहुंचे सीएम धामी ने आश्रम परिसर में हवन पूजन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान सभी
सत्यमित्रानंद गिरी सभागार के लोकार्पण का कार्यक्रम भी तय है, जिसे लेकर कार्यकर्ताओं और संतों उत्साह देखने को मिला है। मुख्यमंत्री धार्मिक कन्याओं के पूजन और 5 कन्याओं के विवाह कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, जहां पर वातावरण धार्मिक और सामाजिक समरसता में से सराबोर दिखा। एक प्रमाण पत्र के संबंध में जांच की गई, जिसमें कि कई प्रकार फर्जी दस्तावेज लगाकर स्थायी निवास बनाने के मामले में जिले की हर तहसील में जांच जारी है। डीएम के निर्देश पर जनपद के सभी तहसीलों में पिछले 5 साल में बनाए गए स्थायी निवास के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। इसी क्रम में हल्द्वानी तहसील में 5 सालों से में बने 150-200 स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। जांच के दौरान 48 ऐसे स्थायी निवास बने जिन महिला के डॉक्यूमेंट में जांच टीम को संदिग्धता प्रतीत हुई। एक प्रमाण पत्र के संबंध में जांच की गई, जिसमें कि कई प्रकार की अनियमितताएं पाई गई थी। उस प्रमाण पत्र को निरस्त भी किया गया था। तहसीलदार के द्वारा उस संबंध में एफआईआर भी दी गई है। उसी के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा संज्ञान लेते हुए सभी प्रमाण पत्रों की जांच करने के निर्देश दिए गए थे, जिसमें तहसील हल्द्वानी में 2020 से अभी तक जितने प्रमाण पत्र जारी हुए हैं सभी की जाँच की जा रही है। वर्तमान में 2020 से लेकर 25 तक के हमारे 1200 प्रमाण पत्र में चिन्हित किए, जिनकी अभी जाँच चल रही है। जिस जांच में अभी 150 से अधिक प्रमाण पत्रों का जो डॉक्यूमेंट्स है वो स्क्रूटाइज किया जा चुका है, जिसमें 48 से अधिक ऐसे प्रमाण पत्र हैं जिनमें अनियमितताएं हैं, जिनको निरस्त किया जा रहा है। और जो भी उसमें अभिलेख हैं उनकी पुष्टि की जा रही है। यदि कोई कूटनीतिक अभिलेख उसमें पाया जाता है तो उसमें भी प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। खबर देहरादून से, जहां पर भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान के तहत देहरादून में यूनियन बैंक की राजपुर रोड शाखा में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य पेंशन भोगियों को उनके जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया को सरल बनाना और डिजिटल बनाना है। इस कार्यक्रम में निदेशक पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग दिल्ली ने सहभागिता की। ये राष्ट्रीय अभियान 1 नवंबर से 30 नवंबर तक संचालित किया जा रहा है। और मैं अपना वो लाइफ ये डिजिटल प्लेटफॉर्म से ही करता हूँ और बहुत ही मैंने आसान है। आप अपने मोबाइल ऐप पे डाउनलोड कीजिए। जीवन प्रमाण पत्र ऐप है और उसमें आप अपना डिटेल्स दे दीजिए, पीपीओ नंबर दीजिए, अकाउंट नंबर दीजिए, बैंक का नंबर दीजिए, नाम और आपके रेजिडेंशियल डिटेल्स वगैरह भी मांगते हैं वो भी दीजिए और भेज दीजिए। आप जहाँ भी आपको मिलता है पेंशन ट्रेजरी से मिलता है, जैसे मेरा ट्रेजरी से आता है तो ट्रेजरी को भेजिए और ईपीएफ से आता है तो ईपीएफ को वालों को भेजिए। तो जो एक मुहिम है भारत सरकार की राष्ट्रीय जीवन प्रमाण पत्र अभियान 4.0 2025 का, तो 1 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक है ये। और इस अभियान में तो एक ये होता है कि पेंशनर्स को, पेंशन भोगियों को हर साल नवंबर के महीने में अपना लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र जो है वो सबमिट करना पड़ता है बैंक्स में। तो उसके लिए अब ये जो सुविधा जो सरकार ने, भारत सरकार ने शुरू की है, ये फोर्थ ईयर है ये 4 साल से, कि जिसमें पेंशनर्स डिजिटली अपना प्रमाण पत्र सबमिट कर सकते हैं। खबर उत्तरकाशी से, जहां पर जिले की वाई घाटी में दीपावली के ठीक एक माह बाद अमावस्या की रात को मनाया जाने वाला ऐतिहासिक देवलांग महापर्व शुरू हो गया, जिसे स्थानीय रूप से मंगसीर की बग्वाल के रूप में जाना जाता है। यमुना घाटी की मनाल और ठकराल पट्टी में इस राजकीय देवलांग मेले की अपनी एक विशिष्ट पहचान है। इस पर्व का मुख्य आकर्षण हजारों लोग द्वारा तैयार और प्रज्वलित की जाने वाली विशाल देवलांग है।
खबर देहरादून से, जहां पर कुआवला में उत्तराखंड क्रांति दल का एक दिवसीय विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें सभी संरक्षक एवं प्रदेश के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने प्रतिभाग किया है। इस अधिवेशन का उद्देश्य नए केंद्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा करना है। अधिवेशन में निवर्तमान केंद्रीय अध्यक्ष पूरन सिंह कठात ने सुरेंद्र कुकरेती के नाम को नए अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया है, जिसमें सभी की सहमति से सुरेंद्र कुकरेती को अपना नया केंद्रीय अध्यक्ष मान लिया है। स्थिति जो होगी है उत्तराखंड के अंदर, आम जनता हमें बुला रही है। वो दोनों राष्ट्रीय दलों से परेशान है और हम 25 साल से इसी इंतजार में थे कि जनता कब बुलाएगा। तो जनता ने बुला लिया है और दोनों चीज का समावेश है। एक तरफ तो जनता परेशान है, दूसरी तरफ जो हमारे युवा हैं, हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, वो पूरी तरह से पूरे पहाड़ में लग गए हैं और उसका पूरा फायदा जनता जो है उत्तराखंड क्रांति दल। खबर देहरादून से, जहां पर सर्दियों का मौसम शुरू होते ही सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, एलर्जी, सांस संबंधी बीमारियों के मामले तेजी से बढ़ने लगते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इस मौसम में विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। डॉक्टरों का कहना है कि गर्म कपड़े पहनें और शरीर को ठंड से बचा कर रखें। सर्दी में जो बीमारी तुरंत दिखती है उसमें जो है हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप जो है कम सर्दी में ही, मौसम बदलते ही जो लोग पहले से उच्च रक्तचाप के शिकार होते हैं उनमें तो अचानक बढ़ने लगता है। और ऐसे भी रोगी आते हैं जिनको पहले कभी उच्च रक्तचाप नहीं था और अचानक से उनका बीपी बढ़ गया। तो सर्दियों में होने वाली बीमारियों में ये एक मुख्य बीमारी है जिस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और कुछ भी जो बीपी से रिलेटेड सिम्टम हैं, जैसे चक्कर आना, सीने में दर्द होना। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का